मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। AFE-IAS में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपसे 10 उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो इनफैक्ट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान आपको नहीं करने चाहिए, और खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जबकि एग्जामिनेशन के कुछ ही महीने, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो ये 10 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इसमें जो पहला पॉइंट्स है, और ये मैं प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है वो ये कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने, बहुत ज़्यादा तथ्य इकट्ठे करने, बहुत ज़्यादा बातों को याद करने के मोह से अपने आप को बचाएं। फ्रेंड्स, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं। उनके दिमाग में ये धारणा बन गई है कि चूंकि आईएएस का एग्ज़ाम बहुत कठिन एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ें। इनफैक्ट यह धारणा ही अपने आप में गलत है। नो डाउट कि एग्जामिनेशन टफ है, कंपटीशन टफ है, लेकिन उसका हल बहुत ज़्यादा चीज़ें जुटा करके और उन्हें रट लेने में नहीं है। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे और उन्हें याद करेंगे तो होगा क्या? दो चीजें होंगी जो सबसे ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह होंगी। पहला तो यह कि आपके दिमाग में अस्पष्टता बढ़ती चली जाएगी। अब ढेर सारे तथ्य हो गए हैं, अब उन तथ्यों में आपस में इतनी ज्यादा फिर घुलन मिलन और एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि जो स्पष्टता होनी चाहिए वो स्पष्टता नहीं रहेगी। दूसरी बात यह होगी कि जो फैक्ट्स आपको जानने चाहिए, पता लगा कि वो आप जान नहीं पाए हैं, भीड़ में खो गए हैं, और जो नहीं जानने चाहिए वो आपके दिमाग में उभर गए हैं, और इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको एग्जामिनेशन हॉल में उठाना पड़ता है। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा पढ़ने के फेर में बिल्कुल ना पड़े। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें आप जरूर देखें। जो सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जो स्टूडेंट्स थोड़े से भी साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, वो सामान्यतः जो जनरल स्टडीज़ का सेकेंड पेपर है, जो CSET के नाम से पॉपुलर है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, अब ये थोड़ा सा इंडिविजुअली जरूर है कि अगर उनका बहुत ही उस पर कमांड है तो हो सकता है कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि नहीं, आप जनरल स्टडीज़ का जो सेकेंड पेपर है उसकी भी प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करते रहें। इसमें देखिए, प्रैक्टिस के दो पार्ट हैं। पहले जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, चूंकि उनका मैथमेटिक्स का और लॉजिक का पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो वो अपनी प्रैक्टिस को जो अनसीन पैसेज का है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाए, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। उससे क्या होगा कि उनकी भाषा भी थोड़ी सी बेहतर होगी और थोड़ी सी स्कोर करने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात, जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, यानी आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है कि उनको फोकस इन्हीं भाषा वाले पक्ष में करना चाहिए जिसे हम बोध कहते हैं, भाषा बोध, बोध गम्यता। इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। देखिए, लॉजिक वाला पार्ट है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो फार्मूले हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप इस बोधगम्य वाले पार्ट में कीजिए। इससे क्या होगा कि जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर है वो भी धीरे धीरे आपका तैयार होता चला जाएगा, और इससे आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। क्योंकि मुझे ऐसे भी स्टूडेंट मिले हैं जो CSET के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इस सतर्कता के बतौर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा समय दें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फ्रेंड्स, जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन आपका नज़दीक आता चला जा रहा है, समय की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है, समय आपके लिए बहुत कीमती होता चला जा रहा है। अब आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर समय का आपको छोटा सा भी टुकड़ा मिलता है, छोटा सा भी पीस है, उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए। और मुझे लगता है कि प्री एग्जामिनेशन के लिए तो कम से कम समय के इन छोटे छोटे टुकड़ों का बड़े खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया ही जा सकता है। आप अपने साथ कुछ फैक्ट्स रखिए, उन फैक्ट्स को रिवाइज कर लीजिए, कुछ किताबें रख लीजिए, बीच बीच में उस पर नज़र मार लीजिए, मैगजीन्स अपने पास रखिए, उन्हें पलट लीजिए। आप देखेंगे कि इसी से आपके स्कोर में मैं प्रयोग के तौर पर और अनुभव के आधार पर भी ये कह सकता हूँ कि 4-5% आपका स्कोर बढ़ जाता है, इस वृद्धि हो जाती है अगर आपने समय के इन छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया। तो
एक बहुत बड़ा फायदा इससे होता है। जनरली हम लोग के दिमाग में होता है कि आधा घंटा 1 घंटा वक्त मिले तो हम पढ़ेंगे, तभी उसका फायदा होगा, तभी कंसंट्रेशन बनेगा। लेकिन मित्रों, अगर आपको 5 मिनट भी मिलता है ना, तो आप उसमें देख लीजिए कुछ फैक्ट। क्योंकि अब आप 5 मिनट में कितने फैक्ट्स देखेंगे? 2 4 5 फैक्ट्स देखेंगे। तो अब आप ये 2 4 5 फैक्ट्स देख करके कुछ समय के लिए रिलैक्स हो गए, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा गहरे उतरते चले जाते हैं, वो ज्यादा याद रहते हैं, बजाय इसके कि हम आधे घंटे में 15 फैक्ट्स देखें। तो समय के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, प्लीज उनका भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, चौथे पॉइंट्स के रूप में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो प्री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसे ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन तक सीमित ना करें। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उनके जवाब देने के लिए, उनके सही उत्तर तक पहुंचने के लिए हमें उसके बेसिक्स को समझना होता है। स्टूडेंट्स यहाँ भी गलती करते हैं। वो इस समय ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की किताबें खरीद लेते हैं, उनके कलेक्शन को, और फिर सॉल्व करते चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा करके वो अपने सबसे जो मूल्यवान समय है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उसे वेस्ट कर रहे हैं। कुछ सीमा तक ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रिपरेशन उससे नहीं होती है। प्रिपरेशन आपको डिटेल्स में ही करनी पड़ेगी और ऐसा ही करना चाहिए। अदरवाइज मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप रियल में सही तरीके से जो प्रिपरेशन का साइंस होना चाहिए उसे समझ नहीं पाए हैं। जो पांचवा बिंदु है दोस्तों, वो ये है कि जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, या इवन कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तब आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने लिए क्वेश्चंस सेलेक्ट कीजिए। देखिए, कुछ तो ऐसे फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कठिन दिखाई देते हैं, और उन पर टाइम लगा करके भी आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब फिर आप क्या करेंगे? और आपको स्कोर 60% से ऊपर करना है, 60% तो करना ही है। यहां मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा, एग्जामिनेशन हॉल के लिए भी, और जब आप अपने कमरे पर बैठ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं तब के लिए भी। उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आप विशेष रूप से पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक, वे क्वेश्चंस जिनके उत्तर आप ट्रिक्स के आधार पर दे सकते हैं। यस, ट्रिक्स के आधार पर दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं, आप कॉमन सेंस के आधार पर सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की मांग करते हैं। अंडरस्टैंडिंग की मांग करते हैं कहने से मेरा मतलब है कि आपने विषय को पढ़ा है, और विषय को पढ़ने के बाद उसे अच्छे तरीके से समझा है, लेकिन यहां पर उसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर आप दिमाग पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और सच पूछे तो पेपर बनाया भी इस तरीके से ही जाता है। तो आप ये जो 3 तरह के प्रश्न हैं, जो ट्रिक्स पर बेस्ड हैं, जो कॉमन सेंस पर आधारित हैं, और जो आपसे अंडरस्टैंडिंग की मांग कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आप ज्यादा कोशिश करें। इससे देखेंगे कि आपका स्कोर कितना ज्यादा आगे बढ़ जाता है, कितना ज्यादा हाई हो जाता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, वो ये है कि जब आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो बिल्कुल भी हड़बड़ी न दिखाएं। अपने अंदर के संतुलन को बनाए रखें। कितना भी कठिन प्रश्न आ रहा हो और कठिन से कठिन आता जा रहा हो, प्लीज अपने धैर्य को बिल्कुल मत खोइए। मानकर चलिए कि यदि यह प्रश्न आपके लिए कठिन है, तो वो लगभग लगभग सभी के लिए कठिन होगा। और चलिए, अगर कुछ लोगों के लिए कठिन नहीं भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में प्री में सिलेक्शन होना है, और उस संख्या में आप अपने आप को शामिल कर लेंगे, बशर्ते कि आप अपने धैर्य को बनाए रख सकें। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, अपने बैचमेट्स और या बाद के जो जूनियर्स आते थे, उनसे जब मेरी बातचीत होती थी, तो उनके अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि केवल हड़बड़ी के कारण, अपने आंतरिक संतुलन को खो देने के कारण, वे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आए, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, जो अदरवाइज गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो इसे भी आप अपनी एक मनोवैज्ञानिक तैयारी का हिस्सा ही माने, और अपनी प्रैक्टिस में ही आप इस बिंदु को शामिल कर लें। जो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, 7वां पॉइंट है, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है, और खासकर ये बात आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है, कि उन्हें विज्ञान की तैयारी करने में ज़्यादा अपने आप को खपाना नहीं चाहिए। क्योंकि अब जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बड़े अलग तरीके के हैं।
पहली बात तो ये है कि उसका सिलेबस ही अपने आप में इतना बड़ा होता है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। फिर उसमें से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे ये इसका कोई अनुमान नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे? उसके लिए कोई ऐसी किताबें नहीं होती हैं। बेसिक साइंस थोड़ी बहुत जो हमें जाननी चाहिए वो आप जान ही रहे होंगे। यहाँ आप एक काम कर सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है और जो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लें। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप अगर उसमें समय खपाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप ये मान करके चलिए कि साइंस पर जितनी तैयारी आपको करनी थी वो लगभग आप कर चुके हैं। अब जो समय आपके हाथ में है बेहतर है कि आप उसे दूसरे विषयों की तैयारी में लगाएं, दूसरे विषयों का रिवाइज करने में लगाएं, तो उससे जो आपका आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत साइंस को देने के। दोस्तों जो 8वीं बात है वो ये जिसे मैं साहित्यिक भाषा में कहना चाहूँगा कि आत्ममुग्ध न हो। आत्ममुग्ध न हो कहने का मेरा मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन चाहे किसी भी लेवल की क्यों ना हो, आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, लेकिन आप रुके नहीं, थमे नहीं, अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें। कारण ये है कि आप प्री एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। अगर यही बात मेंस के लिए होती तो शायद मैं कहता कि ठीक है आप थोड़ा सा गैप ले लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आप छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो आपको एनालिसिस करनी है और एनालिसिस करने के लिए वो फैक्ट्स आपके पास हैं। लेकिन यहाँ तो फैक्ट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं और फैक्ट्स भी जो आपको दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो आपको भ्रम में डालने वाले हैं। तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि मेरी तैयारी हो चुकी है और अब आराम कर लेता हूँ। दोस्तों कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखिए। जो 9वां पॉइंट है फ्रेंड्स, ये मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, प्योरली मनोविज्ञान से, और वह यह हो सकता है कि आप मेरी इस बात से एग्री न करें। मित्रों, न तो आप अपनी तैयारी के बारे में अपने दोस्तों से बात कीजिए और न ही अपने दोस्तों से उनकी तैयारी के बारे में पूछिए। यह मैं जानबूझकर और जोर देकर कह रहा हूं। वो इसलिए फ्रेंड्स कि जब आप दूसरों से बात करते हैं कि भैया तुम्हारी तैयारी कैसी हुई, तो देखिए वो अलग अलग टॉपिक बताएंगे, मैंने तो ये किताब पढ़ी और ये मैगजीन पढ़ी और उसमें मैंने ये पढ़ा, क्योंकि इसका जो रेंज है बहुत वाइड है। फिर आपको लगेगा कि अरे उसने तो ये पढ़ा, ये किताब मैंने तो पढ़ी ही नहीं। अच्छा, उसको ये फैक्ट मालूम है, मुझे तो ये फैक्ट मालूम ही नहीं। अच्छा, तुमने ये कहाँ से पढ़ा, कहाँ से लिया? फिर आपको अपनी तैयारी के प्रति शक होने लगेगा कि नहीं, मेरी तैयारी तो है ही नहीं, उस लेवल की तैयारी नहीं है जिस लेवल की उसने तैयारी की है। और मुझे लगता है कि आत्मविश्वास का इस समय पर आकर के खो जाना एक बहुत खतरनाक बात होगी। तो दोस्तों, जो आपकी तैयारी है उस पर आप भरोसा कीजिए। उसने जो तैयारी कर रखी है, कोई गारंटी इस बात की नहीं है कि उसी से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, और ये भी नहीं है कि आपने जो तैयारी कर रखी है उससे नहीं पूछे जाएंगे। हु नोस, कोई नहीं जानता है। तो हम एक बातचीत करके बेवजह के क्यों अपने आत्मविश्वास को कमजोर करें। और फ्रेंड्स, जो आखिरी और 10वां पॉइंट है वो ये है कि प्री एग्जामिनेशन देने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, फिर आप मेंस की तैयारी के लिए प्लीज लंबा गैप न लें। लंबा गैप कहने का मतलब है कि 1-2 दिन के बाद ही आपको मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, बशर्ते कि आपको ये भरोसा हो कि हाँ, मेरा जो स्कोर है वो 55% से एबव तो होगा ही। अब होता है नहीं होता है, चलिए वो तो रिजल्ट आने के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, लेकिन आपको मानकर चलना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि यदि नहीं हो रहा है कि आशंका में आप इस वक्त को खो देंगे, तो मान करके चलिए कि यदि हो गया तो फिर इस गए हुए वक्त को, बीते हुए समय को पकड़ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मित्रों, बेहतर होगा कि आप बहुत ही छोटे से गैप के बाद आप अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं। फ्रेंड्स, मुझे आप सबसे एक बात और करनी है। देखिए, सिविल सर्विस के आपकी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए हम लोग अपने ढंग से वीडियो अपने अपने समझ के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें आप सबका भी कंट्रीब्यूशन हो। तो आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं, उसके लिए मेरा एक सजेशन है। और सजेशन ये है कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी वीडियो तैयार किए हैं, प्लीज़ पहले तो आप उन्हें सुने, देखें
कि किन किन विषयों पर तैयार हो गए हैं, और इसके बाद फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ और विषय हैं जिन पर तैयार किए जाने चाहिए, क्योंकि आप अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म करें, बताएं। और इसके लिए ये है कि इसी के नीचे आप अपना कमेंट्स दे दें कि किन विषयों पर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, और डेफिनेटली हम लोग आपके सजेशन का सम्मान करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन विषयों पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। फ्रेंड्स, यहाँ मैं 2 बातें आप सभी को ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा, बशर्ते कि आप गंभीरता से सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हों। पहली बात तो यह कि मेरी एक किताब है, आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह कि हमारी एक वेबसाइट है afeias.com। इस पर सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट होता है जो पूरी तरह से फ्री है। इसे भी आपको अवश्य देखना चाहिए, और इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, यही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मुझे ऐसी आपसे करनी थी, सतर्कता के बतौर पर, जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी प्रोवाइड करते रहें, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।